Hello student, how are you? I hope you are fit and fine at your place. Welcome to my channel Sushma Physics Philia, where we started class 11 syllabus. In that we have taken unit number 3, 4 and 5th. Today we will start the chapter work, power and energy, which is basically the chapter number 6 in the NCERT book. And before going through power and energy, first we work on द टर्म वर्क, यानी हम वर्क के ऊपर वर्क करेंगे। यानी हमें क्या पता करना है कि वर्क क्या होता है, किन कंडीशन में काम करता है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, ग्राफिकल मेथड से हम देखें तो किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। बेसिकली हम कहें कि हर तरीके से हम वर्क को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे। जैसा कि आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसका बेस पढ़ा हुआ है कि वर्क इज नथिंग बट आप कह सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और फोर्स लगाने के बाद वो क्या करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्क। तो सर चलिए शुरू करते हैं। वर्क, बेटा वर्क को हम W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं और वर्क क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी। अब आप इस क्वांटिटी जो मैंने लिखा स्केलर क्वांटिटी, इस टर्म से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्क एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है जो कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन की कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। ये रादर इसको हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर मैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूं, यानी हम वर्क को इसलिए नॉर्मली जैसे लिखते हैं, मैं उस टर्म में लिख रही हूँ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास जो है वर्क डन का जो फॉर्मूला बनेगा F.S। यहां पे हमने डॉट लगाया बच्चे। डॉट क्या है, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जो वीडियो में सीखा था, यानी आपने अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने अच्छे तरह से इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे कि हम जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो हमें क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, उससे आपको ये चीजें भी प्रूव हो जाएगी कि जब भी आप इन दो वेक्टर्स का, यानी हमारे पास फोर्स वेक्टर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या देगा, वो हमें एक स्केलर प्रोडक्ट देगा। तो बेसिकली कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो आप क्या कहेंगे, आपने कुछ वर्क डन किया। अब वो वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भी हम डिफाइन करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बेसिकली एक बात करूं, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है, और आपके इस ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगाया F एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, यानी ये यहां से खिसक के यहां आ गया। जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक है ये यहां से यहां पे आ गया। तो यानी आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन से शो किया है। एंगल कितना है दोनों के बीच में, दैट इज थीटा। और ये जो है ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो S डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इन कंडीशन में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उसके बाद जो वो किसी डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाएगी, तब आप क्या कहेंगे, उसका वो वर्क डन हुआ है। इस केस में हमारे पास क्या है कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट फोर्स यहाँ पे लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम अगर इस फोर्स के दो कंपोनेंट करना चाहें तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारे पास, यानी S की डायरेक्शन में हमारे दो कंपोनेंट होंगे। रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। हमारे पास दो कंपोनेंट, यदि F है तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, यहाँ पर कोस ऑफ थीटा, क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया ये जो कॉन्सेप्ट कि जिस डायरेक्शन में एंगल होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, कोस ऑफ थीटा होगा। तो अगर हम देखें इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स का कंपोनेंट होगा, F कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F कोस ऑफ थीटा इंटू S, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारी डेफिनेशन क्या बनी, वर्क डन क्या है, इट इज द प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट है किसका, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि किसकी अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट है। उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जो प्रोडक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका
दैट इज वर्क। तो ये हमारे पास बेसिकली अब अगर आप फॉर्मूला की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से आएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ एस कोस ऑफ थीटा। नॉर्मली बहुत जगह हम लिखते हैं, और जहां कोस थीटा आ जाता है तो हमने ये पढ़ा भी है कि वो एफ डॉट एस, यानी कोस थीटा कब आता है, जब दोनों के बीच में क्या प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट। ये बेसिकली हमने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में, डॉट प्रोडक्ट की जब हमने सारी क्वांटिटीज की थी वेक्टर्स के बाद, तब हमने इसको अच्छे से किया था, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे डॉट प्रोडक्ट के, और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई कि वर्क डन क्या है। जो आप ये कह सकते हो ये प्रोडक्ट है किसका, फोर्स का कंपोनेंट कौन किसकी डायरेक्शन में, वो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो यहां पर ये एफ कोस थीटा इंटू एस, समझ में आ गया बच्चे यहाँ पे। अब इसके बाद देखना है बेटा कि हमारे पास जो फोर्स है वो कितने टाइप का हो सकता है, सॉरी हमारा जो वर्क डन है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। टाइप ऑफ वर्क डन, टाइप ऑफ वर्क डन में बच्चे आप बेसिकली अगर बात की जाए ये 3 तरह का होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। ये हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप उसको पॉजिटिव कह सकते हो, किस तरह इसको नेगेटिव कह सकते हो। लेट्स टेक वन बाय वन। सबसे पहले देखिए बेटा कि फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास एफ एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने फोर्स लगाया है वो फोर्स क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं। आपने मान लीजिए 10 न्यूटन लगाया तो 10 न्यूटन चेंज नहीं होगा। आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट की है वो भी चेंज नहीं होगी। कौन सा फैक्टर है जो चेंज हो सकता है, वो है हमारा एंगल वाला फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अब एंगल 0 किसके बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि अगर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर किसी एंगल में है, आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारा वर्क डन किसके बराबर है, एफ एस कोस ऑफ 0। कोस 0 होता है बेटा 1, तो ये हमारे पास हो गया एफ एस। तो ये हमारे पास वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास है पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन। यानी जब भी आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि आपका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब हमें ये चीज तो पल्ले पड़ती ही नहीं जब तक कि हमें कोई डेली लाइफ का एक्सपीरियंस या डेली लाइफ में हमें कोई बात ना बताई जाए। मान लीजिए आपके घर में एक ब्लॉक है, ब्लॉक यानी क्या, जैसे संदूक है, बॉक्स है, आपको क्या करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको खिसकाना है। ठीक है, आप खिसकाने के लिए क्या करते हो बच्चा, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो। आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो ना जिस डायरेक्शन में आपको उसको खिसकाना है, यानी उसको डिस्प्लेस करना है, वही आपका क्या है, वर्क डन पॉजिटिव। क्योंकि आप फोर्स भी उसी डायरेक्शन, मान लीजिए बॉक्स है तो आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो ये आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। या फिर आप कह सकते हो कि मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बंदा है, ठीक है, उसने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे उठाया है, मीन्स अपने हाथों से ऊपर की साइड उठाया है, तो यानी फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है। बॉक्स को, मान लीजिए बॉक्स को उठाया तो फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, क्यों, उसने अपने सिर के ऊपर रखना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर की साइड, तो यहां पर हमारा वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पे हमने पॉजिटिव वर्क डन किया है, यहाँ पे हमने नेगेटिव वर्क डन किया है। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हम किसके विद रिस्पेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहे हैं, वो अभी हम न्यूमेरिकल के साथ करेंगे, वो आपको चीज समझ में आएगी। सेकेंड हमारे पास आता है बेटा नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ये भी एंगल पे, यानी थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 का मतलब मैं फोर्स यहां लगा रही हूं, डिस्प्लेसमेंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स हम यहां लगाए और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो बेटा ये एग्जांपल है स्प्रिंग का। स्प्रिंग में जब आप फोर्स लगाते हो, एक्सटेंशन होने के बाद वो वापस क्या है, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है। तो पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि नेगेटिव क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 ना, तो यहाँ पर वर्क डन होता है एफ एस कोस ऑफ 180। कोस ऑफ 180 यानी ये होता है -1, तो हमारे पास हो गया माइनस एफ एस, ये हमारे पास वर्क डन हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन।
एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने स्प्रिंग का बताया, उसके अलावा आप ये कह सकते हो सेम यही एग्जाम्पल, जैसे कहा किसी भी बंदे ने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड उठाया, यानी उठाने के लिए उसने अपने सर पे रखा है तो फोर्स ऊपर की साइड लगा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर की साइड। बट ये है एक्सटर्नल फोर्स, यानी उसने अपने हाथों से जो फोर्स लगाया वो ऊपर की साइड लगाया, हाथों से ऊपर की साइड फोर्स लगाया, एक्सटर्नल। बट अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी बात करूं, ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, ग्रेविटी तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगी, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ना, डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर की साइड कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी भी तो एक तरह का फोर्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्रेविटी देखेंगे तो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। आर गेटिंग माई पॉइंट, यानी ग्रेविटी लग रही है नीचे की साइड और वो बॉक्स को उठा रहा है ऊपर की साइड, तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स रहेगा वो फोर्स क्या रहेगा, फोर्स यानी एंगल क्या रहेगा, वो एंगल रहेगा 180। क्लियर। अब थर्ड आता है जीरो वर्क डन, यानी थर्ड जीरो वर्क डन कब आ गया, एक एंगल हमारे पास एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, अगर ये इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल इस तरह से है तो आप क्या कह सकते हैं, वो एंगल आपका क्या है 90 डिग्री। और अगर हम वर्क डन में इसको पुट करें एफ एस कोस ऑफ 90, तो ये हमें देगा जीरो वर्क डन। यानी आपके पास अगर बात की जाए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने फोर्स और फोर्स जो है अपने ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे करवाता है, तब उस केस में आप उसको क्या कह सकते हो, दैट इज जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन में बेटा कई बार आपने 9th क्लास में भी ये भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई कुली जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सिर पर लेके चलता है, ठीक है, जब भी कोई कुली अपने सिर पे लोड को लेके चलता है तो वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक सिंबॉलिक है, वो अपने सिर पर लोड को लेके चलता है तो यहाँ पर फोर्स है ऊपर की साइड, मगर वो चल कहाँ रहा है, इस साइड, तो एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो वर्क डन क्या कहला, अकॉर्डिंग टू वर्क डन डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, 4Fs इज कोस 90 दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब कुली ने कोई काम नहीं किया। बच्चे यहाँ पर मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये स्टेटमेंट देना कि वर्क डन जो है वो कुली, वर्क डन बाय द कुली इज जीरो, कि जो कुली ने कोई काम किया है वो जीरो वर्क डन है, तो हम कई बार कहते हैं ना मजाक में, तो हम उसको पैसे क्यों, उसने कुछ काम किया ही नहीं। बट बेटा यहाँ पर कंसर्न ये है कि वर्क डन किसके विद रिस्पेक्ट जीरो है, यानी अगर हम ग्रेविटी, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटी के विद ना, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स लग रहा है, उसने अपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के विद रिस्पेक्ट इसने क्या किया है, वो जीरो हो सकता है। बट अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो वो तो वहां फोर्स कुछ लग रहा है। यानी जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप ये चीज कंफर्म कीजिए कि वो किसके विद रिस्पेक्ट, आइदर वो ग्रेविटेशन के करवा रहा है, या फिर वो नॉर्मल रिएक्शन के करवा रहा है, या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स के विद रिस्पेक्ट पूछ रहा है। तो वहां पर डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाने की बजाय सिर्फ वो ध्यान दीजिए कि वो फोर्स कौन से फोर्स की बात कर रहा है और फोर्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, और डायरेक्शन देखने के बाद वो आप उसकी एंगल को पता कर सकते हो। अब देखिए, अब इसका हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इस चीज को वो चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बिफोर गोइंग थ्रू द न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट की, यानी वर्क जो है उसकी यूनिट क्या है, जल्दी बताइए। यस, दैट इज जूल। एसआई यूनिट में अगर बात की जाए तो जूल, एक जूल कब कहा जाएगा, क्योंकि हमने वर्क का है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर मैं एक जूल का नाम ले रही हूं तो इसका मतलब क्या है, ये 1 न्यूटन लगेगा और 1 मीटर। या अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाया मैंने 1 न्यूटन और उसने जो डिस्प्लेसमेंट की वो की बेटा 1 मीटर, तब आप कहोगे कि उस बॉडी के ने कितना काम किया, दैट इज 1 जूल। 1 जूल काम कब किया, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया 1 न्यूटन और उसके कितना मीटर, 1 मीटर। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस होती है अर्ग, यानी अर्ग क्या है, सॉरी EARGS, अर्ग। अर्ग हमारा क्या है कि हमारे पास अर्ग को कब होती है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट क्या है वर्क डन के हिसाब से, अगर फोर्स लगाए, फोर्स न्यूटन के अंदर है तो यहां पे आएगा डाइन,
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ 1 डाइन और वो डिस्प्लेसमेंट करे 1 सेंटीमीटर, तब आप क्या कहोगे कि आपके ऑब्जेक्ट ने कितना काम किया, आपके ऑब्जेक्ट ने काम किया, या सॉरी आपके ऑब्जेक्ट ने नहीं, आपके फोर्स ने कितना काम किया, आपके फोर्स ने किया दैट इज 1 अर्ग। ये थी बेटा आपकी एब्सोल्यूट यूनिट। यानी एब्सोल्यूट यूनिट की बात की जाए, नॉर्मली हमारे जो यूनिट्स यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट यूनिट कही जाती है। इसके अलावा हमारे पास 2 यूनिट्स और हैं जो कि ग्रेविटेशन यूनिट का पार्ट है। एक है किलोग्राम फोर्स और एक है ग्राम फोर्स। ठीक है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बेसिकली हमारे पास जो है वो है जूल और है सीजीएस यूनिट, जूल और अर्ग। जूल और अर्ग में आप रिलेशन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 10 ये हमारे पास आएगी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ अर्ग। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हम करेंगे कि न्यूमेरिकल करेंगे इसके अभी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल, जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से किस तरह से वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर वी हैव गिवन ब्लॉक 10 kg और एक हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बच्चे 50 न्यूटन और उसको डिस्प्लेस किया गया है 5 मीटर तक। यानी आपने उसके ऊपर जब फोर्स लगाया 50 न्यूटन और उसके बाद वो डिस्प्लेस हो गया 5 मीटर। अब इसके ऊपर हमने कोफिशिएंट, जैसे फ्रिक्शन है, क्वाइट ऑब्वियस है, फ्रिक्शन तो जहां मोशन होगा वहां फ्रिक्शन भी होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे रखा है बेटा 0.1। तो यहां पर आपको निकालना क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मास व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय द 5 मीटर। यानी आपको 2 तरह के फोर्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो फोर्स किस टाइप का है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि टोटल वर्क डन कितना है। सिर्फ ये नहीं लगाना कि आपको वर्क डन दिख गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिख गया, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर यही चीज मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल, यानी वर्क डन अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात की जाए। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है बच्चे, एफ। अब इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अगर हम बात करें एफ एस कोस ऑफ थीटा, तो कोस थीटा यानी दोनों के बीच में एंगल क्या है, दैट इज 0। और एंगल 0 होते ही हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एफ एस बनता है। ये चीज आपने अभी सीखी है। ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट एफ एस लिख सकती हूँ। अब इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, दैट इज 50, और हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 250 जूल। अभी अभी यूनिट की है ना, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल जो वर्क डन हो गया, वो एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन किया है दैट इज इक्वल टू 250 जूल। नेक्स्ट थिंग हमें क्या है, एफ फ्रिक्शनल, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहा है वो चीज हमें देखनी है। बच्चे ये चीज हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और अगर मुझे ये पता करना है कि ये कितना फोर्स कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना टोटल वर्क डन किया, यानी उसने कब तक अपोज किया रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन वाला पार्ट हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से आप इसको फ्रिक्शनल वाले पार्ट को अच्छे से वीडियो से आप देख सकते हैं और उसमें फिर आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन ने इस फोर्स को अपोज तो किया होगा, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसने मैक्सिमम अपना फोर्स अप्लाई किया होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखें, हम सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एफ मैक्सिमम, यानी फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम कितना है। और फ्रिक्शन मैक्सिमम को क्या बोल सकते हैं, एफ लिमिटिंग। वो न्यूमेरिकल भी किए हमने। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू इंटू एन। ठीक है, ये एफ लिमिटिंग वही चीज तो हमें बताएगी। एफ लिमिटिंग बताने के लिए हमारे पास म्यू इंटू एन। अब इसके बाद हमें म्यू हमें पता है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए बेटा 10 kg का आपके पास वेट है, 10 kg का वेट है, तो इसके बाद अगर इसका एफबीडी, चलिए यहां बना देते हैं, इसका एफबीडी यहां पे बनाते हैं। 10 kg या 10 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट सबसे पहले, फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की आएगी 10 इंटू जी। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग हमारे पास म्यू है 0.1, ये 10 न्यू एन की वैल्यू 10 जी, और ये उसके बाद एन 10 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 10 न्यूटन। यानी एफ लिमिटिंग की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज 10 न्यूटन। अब वर्क डन देखना है, एक्सटर्नल वर्क डन। देखिए बेटा ये ब्लॉक है, यहां पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया,
इस साइड आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यही चीज तो होगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स और एफ और फ्रिक्शनल फोर्स में थीटा कितना लग रहा है, दैट इज दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। और जब एंगल 180 डिग्री होता है तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर आता है, दैट इज माइनस ऑफ एफ एस। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर हाँ बच्चे एक चीज आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मैंने ये आपको डायरेक्शन के लिए बताया था कि फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में एंगल, या फोर्स और फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज 180, क्योंकि वर्क डन तो वहीं से निकलता है। तो हमारा वर्क डन किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एस। अब इसके बाद देखिए बेटा माइनस एफ एस, फोर्स कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास कितना आया था, दैट इज -10। अभी निकाला ना -10, सॉरी माइनस की हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स निकला है 10, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना किया था 5 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया -50 कितना जूल। मैं जूल को कैपिटल जे से डिनोट कर रही हूँ। तो बच्चे देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमारे पास है 250 जूल, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, दैट इज माइनस तो साइन हमें ये बता रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए दोनों केसेस में अलग अलग आया ना। इसी चीज का मैं आपको बोल रही थी कि सिर्फ हमेशा ये नहीं है कि आपके पास न्यूमेरिकल आ गया और आपने न्यूमेरिकल में डिस्प्ले फोर्स देखा और डिस्प्लेसमेंट देखा और उसको काम खत्म कर दिया यहीं पे। तो इस तरह से आप इसको क्या सोच करते हैं। अब देखिए बेटा यही सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, आपके पास ये ब्लॉक है, ठीक है, इस वही 10 kg का ब्लॉक है। अब आप इसका क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने क्या इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहां से यहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब यहां पर इसका 10 kg है तो W इज इक्वल टू 10, नॉर्मल रिएक्शन क्या है M। यहां अभी आपको निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन यानी अब आपको वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स से और नॉर्मल रिएक्शन से। देखा आया, यहां पर हमने एक्सटर्नल का किया था, फ्रिक्शनल फोर्स क्या किया था, तो और इसको इलेबोरेट कर देते हैं। तो यहां पर सेम ही सिचुएशन है, 10 kg मास को हमने डिस्प्लेस किया है और यहां पर ये देखना है कि वर्क डन कितना है। सबसे पहले बात हम देखते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। तो बच्चे यहां पर अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स कितना फोर्स लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, 10 G लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है बच्चे, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना है ग्रेविटेशनल, एफ ग्रेविटेशन लिख दो इसको, एफ ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ ग्रेविटेशन और एस के बीच में हमारा एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है मतलब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन 0 होगा। अभी डिस्कस किया था ना, 0 वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। तो कोस 90 होता है 0। तो यहाँ पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना काम किया इस ब्लॉक को यहां से यहां लेके ले आने में, उसने कुछ भी काम नहीं किया। यानी ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू 0। अब दूसरी चीज क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब इसका एफबीडी डायग्राम बना लो। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसमें, तो एंगल कितना हो गया 90। यानी आपके पास नॉर्मल रिएक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितने होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू 0। यानी नॉर्मल रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट, यानी वो भी तो एक तरह का फोर्स है ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो नॉर्मल अगर बात कीजिए, नॉर्मल रिएक्शन ने भी कुछ काम नहीं किया और ग्रेविटेशनल ने भी कुछ काम नहीं किया। तो बच्चे अभी मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम कुली वाला एग्जांपल देते हैं कि कुली अगर अपना ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे ऑब्जेक्ट जगह तक लेके जाता है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे वहां एंगल थीटा, बशर्ते वो एंगल थीटा है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो वर्क डन है वो 0 हो सकता है। बट डिफरेंट कंडीशन में आपका वर्क डन डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने इसी एग्जांपल से आपको 4 तरीके से बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स में कैसे आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स में कैसे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर लगेगा तो किस तरह से आएगा। आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इक्वेशन कर लेते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन का आ गया। अगर आप बात कर रहे हैं हमारे पास मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे इसका मास m है और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये डिस्टेंस है l, ये एंगल है थीटा। बहुत किए है ना ये इंक्लाइन प्लेन के, हमें ये एंगल थीटा हो गया। अब इसके बाद ये ब्लॉक जो है यहां से यहां आ गया,
तो अभी आपको क्या बताना है, अभी आपको बताना है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, यानी वर्क डन ग्रेविटेशन और वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन दोनों बताने। ठीक है, तो इसको बताने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफबीडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रिएक्शन को निपटा लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, देखिए बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल कितना होगा 90 डिग्री ना, एंगल 90, तो डब्ल्यू नॉर्मल कैसे होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा बेटा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है ना, एल से जैसे मैंने डिनोट कर रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमारा नॉर्मल वर्क डन या वर्क डन बाय द नॉर्मल कितना आ गया, जीरो। ये चीज समझ में आई। अब हम बात करेंगे दैट इज डब्ल्यू ग्रेविटेशनल। अब बच्चे ग्रेविटेशनल के लिए अगर हम देखें, हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू ग्रेविटेशन निकालने के लिए हमें इसका एफबीडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और एफबीडी डायग्राम बनाने के बाद ही हम इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है बेटा, मैं इसको सिर्फ एक सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लिख देती हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, हमेशा कहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, ये हो गया एम जी, ये एंगल थीटा, ये है ना, हमने ये थोड़ा सा लाइन सीधी हो रही है, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एम जी कोस ऑफ थीटा और एक बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा। हो गया, ये हमारा ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी, एल। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहाँ पे मैं क्रॉस का मतलब डॉट, ये आप प्रोडक्ट के रूप में लगा रही हूँ, तो यहाँ पर फोर्स कितना है, फोर्स को हमने वर्क डन की जो डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंग क्या किया था कि ये वो फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है वही डिसाइड करता है कि वर्क डन क्या होगा। तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है बेटा वहां को सीटा लगे, ये उसके जो आपका फोर्स का कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। तो यहाँ हमारे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, वो एम जी साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी, एल। तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, वर्क डन दैट इज एम जी एल साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। चीजें समझ में आई बेटा, देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन था 90 डिग्री, तो ये हमारे पास जीरो हो गया। यहाँ पर हमने वर्क डन जीरो इसके नीचे किया, तो ये एम जी कोस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, तो वर्क डन हमारे पास हो गया एम जी एल साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक और न्यूमेरिकल की, पुली वाले न्यूमेरिकल करें। पुली वाले न्यूमेरिकल में देखिए हमारे पास एक पुली है, ठीक है, ये यहाँ पर 1 मास दे रखा है, ये रिजिड सपोर्ट से हमने इसको अटैच कर रखा है, और ये हमारे पास एक और है मास 2, ठीक है। अब इस पुली में आपको क्या बताना है, वर्क डन बताना है ईच मास एंड टेंशन फॉर ईच मास, ठीक है। आपको क्या बताना है, वर्क डन और टेंशन हर एक मास, ईच मास यानी हर एक मास के लिए आपको क्या बताना है, वर्क डन और टेंशन, जब व्हेन आपका जो मास है 2 kg, मास 2 kg डाउन बाय यानी मूव्स डाउन बाय 3 मीटर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा मैंने, ये आपके पास एक पुली है, यहां पर आपको ये फोर्स लगा रखे हैं कि यहाँ पे 1 kg मास है, मैं 1 और 2 से इसको कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको बताना है कि आपके पास एक तो टेंशन वाला फोर्स बताना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, टेंशन अपोजिट, हाँ इससे पहले क्या लगता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये 1g लग गया, ये 2g लग गया, ठीक है। ये चीज तो हमें जब भी हमें कोई भी डायग्राम दे तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि किस तरह से हम उसका एफबीडी डायग्राम बनाए, क्योंकि एफबीडी डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा जो चीजें हैं वो क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। अब देखिए बेटा, हमें यहाँ पर सबसे पहले बता करना है वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन कहाँ कहाँ पे देखना है, वर्क डन देखिए बेटा, एक तो ये फर्स्ट ये 1 किलो के वेट पे, और एक दूसरा हमने करना है 2 किलो के वेट पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डब्ल्यू वर्क डन यानी डब्ल्यू जी, ये वर्क डन जो है वो ग्रेविटी जो है 1 किलोग्राम वेट के ऊपर कितना काम कर रही है, यानी इसके ऊपर वो कितना काम कर रही है वो हमें देखना है, ठीक है। इससे अब इसमें देखिए बेटा, अब ये मान लिया 3 मीटर नीचे जा रहा है,
ये बोल रखा है ना, मूव्स बाय 3 मीटर। अगर ये 3 मीटर नीचे जा रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है 3 मीटर ये ऊपर भी तो जाएगा, ठीक है। अब 3 मीटर ये ऊपर जा रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे की साइड लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कहां आ रही है, ऊपर की साइड। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180, तो ये फोर्स कितना है एफ एस। ये चीज समझ में आ रही है बेटा, फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और जो हमारा मोशन हो रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो दोनों के बीच में एंगल है दैट इज इक्वल टू 180, और ये हमने पढ़ा है कि जब भी एंगल 180 होगा तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर, कोस 180 होता है -1, तो ये होगा माइनस एफ एस। बेटा ये मैं बार बार आपको रिपीट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप चीजों को गो थ्रू हो जाए। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1g, ग्रेविटेशन फोर्स ही तो लग रहा है, तो यानी ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग टू 1g, डिस्प्लेसमेंट क्या है 3 मीटर, 1g का मतलब 10, 3, तो ये हमारे पास हो गया 30, हाउ मच 30 जूल हो गया। इसके बाद हाँ दूसरी चीज 30 जूल पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg कितना है हमारे पास -30। उसी तरह से वर्क डन अपॉन में 2 kg कितना होगा, देखिए 2 kg, यहां पर ये देखिए ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, हो रहा है, यानी फोर्स आपका नीचे की साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की साइड हो रहा है। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, यानी थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि हमारे पास एफ एस, अब फोर्स कितना लग रहा है दैट इज 2g, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 3 दैट इज 60 जूल, यानी इसके ऊपर जो फोर्स है ग्रेविटी ने लगाया 30 जूल माइनस, और इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाया वो है 60 जूल। तो कभी भी ये चीज ये ध्यान मत रखना है बेटे कि दोनों के केस में ग्रेविटी जो है वो सेम ही फोर्स लगाएगी। तो यहां पर आपको ये चीज क्या करनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं ग्रेविटी दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगाएगी। अब हम बात करेंगे टेंशन की। तो अभी हमने ग्रेविटेशन फोर्स निकाला था, ग्रेविटेशन फोर्स में हमारा एक आया था -30 जूल और एक आया था 60 जूल, और हमने इस बात पे खत्म किया था कि हमारे पास जो जरूरी नहीं है कि हम दोनों का सम जो है 0 के इक्वल हो। अब हमें क्या करना है, ये वही सेम सिस्टम है बेटा, हमें टेंशन जो है, टेंशन का फोर्स निकालना है, टेंशन कितना फोर्स लगा रही है वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर वो 3 मीटर ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की साइड होगा, और इसी तरह से अगर ये ऊपर की साइड जा रहा है तो ये क्या है, एक्सेलरेशन नीचे की साइड आएगा। तो ऐसा हमने पुली के केस में किया हुआ है, यानी हमें पेन से टेंशनल फोर्स बताना है, यानी अगर मुझे वर्क डन बताना है, ठीक है, वर्क डन बताना है, टेंशन ने कितना किया है, तो वहां पे मुझे पहले फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मुझे जब तक फोर्स की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम कैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टेंशन निकालनी है बेसिकली। पहले इसका एफबीटी डायग्राम देखिए, देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास टेंशन ऊपर की साइड लग रही है, फोर्स नीचे की साइड लग रहा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा एफबीटी डायग्राम से, टी हमारे पास क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में टी है। ये हमें बहुत अच्छे से किया हुआ है बेटा, किस तरह से हम एफबीटी डायग्राम करो, टी माइनस 1g किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमारे पास मास है 1, एक्सेलरेशन a। ये चीज समझ में आई बेटा। फर्स्ट के ऊपर हमारे पास क्या लग रहा है, एक टी ऊपर की साइड, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास टी माइनस 1g इज इक्वल टू ma। क्लियर। अब दूसरे देखिए, इस सिस्टम के ऊपर देखिए, इस सिस्टम के ऊपर टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 2g माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू 2a। मास हमारा 2 है ना, 2 इंटू a। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के ये दो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास g इज इक्वल टू 3a के बराबर आ जाएगा, और a की वैल्यू आएगी g/3। यानी हमारे पास ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है वो किस एक्सेलरेशन से ऊपर की साइड जा रहा है, g/3। अभी कहेंगे इसका हम यूज क्या करें, बेटा हमें तो टेंशन निकालनी थी, तो टेंशन का फोर्स निकालेंगे तभी जाके तो हम वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में t माइनस जी इज इक्वल टू a पुट कर दूं तो ये हमारे पास आएगा t माइनस जी इज इक्वल टू g/3, और t इज इक्वल टू g प्लस g/3, और दैट इज इक्वल टू 4g/3। तो बेसिकली टेंशन आ गया ना हमारे पास 4g/3। ठीक है, वर्क डन देख ले, क्या करना है वर्क डन के लिए हमें,
वर्क डन बेटा दोनों केसेस में देखना है, यानी पहले हम करेंगे वर्क डन टेंशन का, यानी WT किसके ऊपर 1 किलोग्राम पे, ठीक है। 1 किलोग्राम पे टेंशन और जो आपका वर्क डन है दोनों के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड और टेंशन भी, तो हमारे पास दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0, और एंगल 0 होते ही हमारे पास फॉर्मूला बनेगा FS, यानी टेंशन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन का फोर्स कितना है 4G डिवाइडेड बाय 3, डिस्प्लेसमेंट कितना था 3 मीटर ऊपर जा रहा था ना, तो ये हमारे पास हो गया 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 4G, चलो इसको एक बार 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 जूल, यानी ये हमारे पास कितना लगा 40 जूल लग गया। चीजें समझ में आई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग करें, वर्क डन टेंशन का 2 kg के ऊपर, 2 kg के ऊपर देखें, देखिए बेटा वर्क डन हो रहा है नीचे की साइड, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की साइड, टेंशन लग रही है कहां पे ऊपर की साइड ना, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्स माइनस एंगल कितना हो गया 180 ना, टेंशन लग रहा है ऊपर की साइड, डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे की साइड, एंगल हो गया 180, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस FS, टेंशन का फोर्स क्या है 4G/3 माइनस, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 3 मीटर, 3 से 3 कैंसिल, 4G दैट इज G को मैं 10 से करूं तो ये माइनस 40 जूल। देखिए बेटा यहां पर हमारे पास टोटल जो टेंशन है ना उसका सम, यानी उसका वर्क, टोटल वर्क डन का अगर हम सम करें तो वो 0 आ सकता है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रेविटेशन फोर्स में उसकी वैल्यू क्या है 0 आए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है बेटा वो जो आपको अपने ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कहा फोर्स क्या है, वर्क डन क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, उन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देता है वर्क डन देता है। यही बताया था ना कि वर्क डन क्या है, फोर्स का अगर कोई फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, बट वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वो कंपोनेंट जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो, वही हमारा वर्क डन बताएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं S cos ऑफ थीटा इंटू F, तो बेटा ये चीज जो है ये भी सही है और ये वाली भी सही है। ये चीज कैसे, जैसे मैंने आपको बताया देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये आपका फोर्स है, ये एंगल इनके बीच में थीटा है, तो यहां इसका कौन सा कंपोनेंट है जो इसके अलोंग है, वो हमने बताया था F cos ऑफ थीटा, ये बताया था ना शुरुआत में की थी। उसी तरह से S का कंपोनेंट इस साइड कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि एंगल तो इसी के साथ में S cos ऑफ थीटा, तो इन दोनों को भी तो हम कैसे वर्क डन लिख सकते हैं ना। तो आपका फॉर्मूला जो है वो इस टर्म में भी हो सकता है कि S cos ऑफ थीटा इंटू F और F cos थीटा इंटू S। आपको वहां ये डिसाइड करना है कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें फोर्स का कंपोनेंट आपको अवेलेबल है या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आपको अवेलेबल है। तो जरूरी नहीं हर बार आपको फोर्स का कंपोनेंट ही अवेलेबल हो, या फिर आप कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें हम फोर्स का कंपोनेंट नहीं ले सकते, तो वहां पर आप ट्राई कीजिएगा कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन आप इस तरह से इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि आपके पास जो है वर्क डन, जो मैंने कहा था वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, कब कहा था, जब एंगल 0, यही डिस्कस किया था ना। और वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, कब था, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। अभी ये चीज हमने डिस्कस भी की, मीन्स न्यूमेरिकल के फॉर्म में की भी है। तो बेटा अभी यहाँ पे ये चीज है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है, थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसका फिजिकल न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप वर्क डन करते हो, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, आपने एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट को दे दी, यानी दे दी, आप गिव्स द एनर्जी। जब भी वर्क डन किया जाता है तो एनर्जी दी जाती है, तो एनर्जी दी जाएगी तो उस केस में एनर्जी इंक्रीज। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो उस केस में आप एनर्जी क्या होती है, आप ले लेते हो, यानी टेक्स द एनर्जी। ये चीज याद रखने का कि आपके पास जो है अगर एनर्जी दे वर्क डन करते हो तो आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब आपके ऊपर वर्क डन जो है आपका एनर्जी आपने लूज की है, या फिर आपकी एनर्जी कम हुई है, या आपने टेक्स द एनर्जी को लिया।
ठीक है, इसको उस टर्म में की एनर्जी की टर्म में ये नहीं समझ आए तो गिव आपने दी है और ये आपने ली है, तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बाद बेटा जैसे मैंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाएगा, याद रखना, नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है कि जब आपका फोर्स जो है ना बेटा वो कांस्टेंट हो, यानी जब भी आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, बिना सोचे समझे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F cos थीटा इंटू S। व्हाट इफ अवर फोर्स इज वेरिएबल, यानी जब हमारा फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाएगा तो हमारे पास किस तरह से हम उस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन हो तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। बट अगर हमारा फोर्स कुछ इस तरह से, यानी कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तब बच्चे उस टाइम ये ध्यान रखना कि एरिया अंडर ऑफ दिस कर्व, यानी ये जो आपका कर्व है ना, इसको मान लीजिए ओ ए है, एरिया अंडर ऑफ दिस कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स व्हाट, वर्क डन। और इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमें छोटे छोटे इस वर्क डन को निकालना पड़ेगा ना, तो वो हमारा होगा, यानी W किसके बराबर होगा, DW, और W हमारे पास वो होगा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, dx, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है यहां पर x1 टू x2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल आपका जब फोर्स होगा, इस तरह का फोर्स होगा, तो ये ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया है अंडर द कर्व, वो हमें क्या देगा, टोटल फोर्स की वैल्यू देगा। इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये चीज आप याद रखना, जब आपका कांस्टेंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपका वेरिएबल है तो आप इस तरह से फोर्स जो है उसकी वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। जैसे आपके मान लीजिए फोर्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2x। पहले मैं एक्स स्क्वायर का बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एस की वैल्यू है 1 मीटर टू 2 मीटर, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट आपने ये बता दी कि 1 मीटर से 2 मीटर की वैल्यू पे बताइए कि कितना आपका टोटल वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू F dx, ठीक है, और x1 टू x2। फोर्स कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई कैप यानी वो एक ही डायरेक्शन है, dx कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। इंटीग्रेशन भी किया हो ना हमने, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या था, x की पावर n, इंटीग्रेट करेंगे dx, तो हमारे पास x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, उससे भी समझ में आ जाएगा। x की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, x की वैल्यू, x की 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 1 टू 2, लिमिट पुट करें, यानी 1/3 अगर मैं बाहर निकाल लू, 1/3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास आया 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। तो कितना हुआ ये हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7/3। दिस इज द टोटल जूल, दिस इज द वर्क इन केस ऑफ बट सॉरी वेरिएबल फोर्सेस। इसी तरह से आप बच्चे इस तरह से बता सकते हो कि आपके पास किस तरह से, जैसे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में आ जाए तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको फोर्स दे रखा है, एक फोर्स दे रखा है, दो फोर्स है आपके पास, एक फोर्स F1 दे रखा है 2I प्लस 4K कैप, याद है ना, I कैप और K कैप। दूसरा फोर्स है बच्चे आपके पास 3J प्लस 2K, दो फोर्स हैं और वो एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, उसमें जो हमारा डायरेक्शन है फ्रॉम दैट इज 1 0 0 टू 2 1 1। वर्क डन निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे वर्क डन निकालना, तो फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स होगा F1 प्लस में F2, कर ले ऐड, यानी अगर मैं ये I में I को ऐड करना है तो I का यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये हो गया 2I, यहाँ J का कोई कंपोनेंट है तो 3J, 4 2 प्लस 4 दैट इज 6K, ये हमारे पास हो गया फोर्स, ठीक है।
अब मुझे डिस्टेंस यानी मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा ये देखिए r1 हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं i प्लस 0j प्लस 0k, यही है ना, ये 1 तो है, इसको मैंने 1 लिखा नहीं। r2 कितना है बच्चे 2i प्लस j प्लस k। r की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, मैथ्स में किया हो ना, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 यानी i में से i निकालिए, 2i माइनस i दैट इज i, j माइनस 0 j, k माइनस 0 दैट इज j, ये तो प्लस ही होगा हमारे पास, k माइनस 0 करेंगे तो 0, ये 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया r की वैल्यू। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कितना है बच्चे हमारे पास, यानी हमारे पास वेक्टर हो गया ना, फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और ये हो जाएगा i प्लस j प्लस k, हो गया। क्या बताया था शॉर्टकट, i को i से करो, j को j से करो, k से k का करो, क्योंकि i डॉट i j डॉट j k डॉट k क्या होता है 1 के बराबर, i डॉट i j डॉट j और k डॉट k हमेशा 1 के बराबर होता है, याद है? नहीं है तो फिर भी वही दोबारा से पिछला वीडियो देख सकते हो। अब i को i से किया तो 2, j को j से किया तो 3, k को k से किया तो हमारे पास क्या आएगा 6, हाउ मच 5 11 जूल। तो हमारे पास कितना वर्क डन आएगा 11 जूल। तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है और हम इसको क्या है इजी से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे हमेशा याद रखना कि जब आपके पास कांस्टेंट है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब आपके पास वेरिएबल फोर्स है तब आप कौन सा फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली आज के हमने जो वीडियो में ये करने की कोशिश की है कि हम वर्क डन किस फॉर्म में लगा सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या हो सकती हैं, कब पॉजिटिव वर्क डन कहोगे, कब नेगेटिव वर्क डन कहोगे, किस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने ट्राई करके देखना। तो आज के लिए हम इतना काफी, क्योंकि बेटा ये थ्योरिटिकल पोर्शन था इसलिए मैंने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका ये एक्सपीरियंस सही रहता तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जैसे एज यूजुअल हमारा जैसे चलता है बोर्ड के ऊपर हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर, थैंक यू।